हेलो एवरीवन। अभी कुछ ही दिनों में हम विमेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ऐसे मौके पर आज हमारी गेस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर हैं। माय अर्ली रोल मॉडल, माय स्कूल प्रिंसिपल निशा खंडूरी मैम। उन्होंने 1991 से 2006 तक मेरे स्कूल आईटीपीएल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद या फिर प्रिंसिपल पोजीशन पर काम किया। ना सिर्फ काम किया बल्कि उस पद को सुशोभित किया और स्कूल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज हमें उनसे फिर से रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ होने के लिए आज। आशीष, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज हमारे व्यूअर्स के साथ क्या अपनी टीचिंग जर्नी शेयर करना चाहेंगी? निश्चित रूप से करना चाहूंगी। जी मैम, तो क्या रही आपकी टीचिंग जर्नी? मैंने आईडीपीएल इंटर कॉलेज 1971 में सहायक अध्यापिका के रूप में ज्वाइन किया था। उसके पश्चात 1974 में गणित के प्रवक्ता पद में मेरी नियुक्ति हुई और 1991 में मैंने प्रधानाचार्य पद को ग्रहण किया। जी। इस दौरान क्योंकि मैं विभिन्न पदों से स्कूल में रही, तो सबसे पहले मुझे छोटी कक्षाएं भी पढ़ाने को मिली। जी। और 1971 में ही हमारा विद्यालय में 10th क्लास शुरू हुआ था और 1974 में इंटरमीडिएट की कक्षाएं प्रारंभ हुई। मैम, 1971 में स्टार्ट हुआ 10th क्लास? 1971 में ओके, 10th क्लास ओके। और जी मैम। 74 इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू हुई। ओह वाओ। और उस समय क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य श्री बीडी मेहता थे, जी मैम। उनके कार्यकाल में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और उसके फलस्वरूप ही शायद मैं इतना आगे बढ़ सकी। उन्होंने जो कुछ भी हमको सिखाया वो ऐसा रहा कि हम अनुशासनबद्ध रहे। वाओ। कुछ सारे टीचर्स और सारे जितने भी हमारे साथी थे वो पूरे सहयोग से कार्य करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया गया। उसी बीच हमारे विद्यालय में एनसीसी भी शुरू हुई और प्रकार के कार्यकलाप प्रारंभ हुए। जब मैं विद्यालय में थी उस समय मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया करवाया करती थी, क्योंकि भारतनाट्यम में रुचि थी, वह मैंने सीखा भी था, तो मुझे बच्चों को सिखाना भी अच्छा लगता है। वाह मैम, ये तो हमें पता ही नहीं। तो मैम, आपके प्रिंसिपल वाला जर्नी अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें उसके बारे में। जब मैं प्रधानाचार्य नियुक्त हुई जी, उस समय भी हमारा विद्यालय बहुत अच्छी स्थिति में था। बिल्कुल। हम सब लोग मिलकर के कार्य करते थे। ऐसा नहीं था कि प्रधानाचार्य को ही सब कार्य करना चाहिए। सारे विद्यालय के समस्त अध्यापक, अध्यापिकाएं, अभिभावक मिलजुल करके ही कार्य करते थे। विद्यालय के चाहे हमारे परिणाम हो, चाहे विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसमें सबके सब मिलकर के कार्य करते थे। जब मैंने प्रधानाचार्य पद लिया उस समय मुझे कभी कभी थोड़ी परेशानी उत्पन्न जरूर हुई, क्योंकि अपने बीच से ही कब कोई आगे बढ़ता है तो उस समय यह लगता है कि हम किसी भी अनुशासनबद्ध रखने के लिए बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर मिलजुल कर उन सब परेशानियों को हमने मिलकर के पूरा किया। जहां तक प्रश्न है, प्रधानाचार्य पद रखते हुए अपने विचार से मैंने किसी भी शिक्षक को, किसी भी छात्र छात्रा को परेशान करने की मंशा मेरी कभी नहीं रही। बिल्कुल ऐसा रहे अच्छे से अच्छा वातावरण दे सकूं, सुखमय वातावरण दे सकूं, पर इसमें भी हो सकता है क्योंकि सबको खुश करना एक व्यक्ति की बात नहीं होती, तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों को आज भी बुरा लगता। अगर लगता है तो मैं उस सबके लिए उन लोगों से अगर सुन रहे हैं तो ये सोचती हूँ कि उस बात को ना लें, अन्यथा ना लें, और हमेशा हर चीज की धनात्मक दृष्टिकोण ही रखना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक रूप से ही आगे बढ़ेंगे। इस दौरान मुझे जो सबसे अभिभावकों की ओर से जो था उनका विश्वास बहुत ज्यादा प्राप्त था। बिल्कुल मैम। विश्वास नहीं होगा कि कभी कभी कोई गार्जियन आकर अपने बेटे को लेके आता था
और मुझसे कहता था, मैडम इसको समझा लीजिए, आइदर ही विल कमिट सुसाइड और आई विल कमिट सुसाइड। तो ऐसी परिस्थिति से गुजरते हुए मुझे उन्हें एक ही शब्द कहना पड़ता था कि भाई बच्चा आपका है, आप उसको समझाएंगे, मेरे समझाने से क्या होगा। तो कहते थे नहीं, इसका भी आप पर विश्वास है, हमारा भी आप पे विश्वास है, आप ऐसे समझाइए। तो सब मिलजुल करके समझाते थे, करते थे, तो बच्चे अपने लाइन में आ जाते थे। और मैंने देखा ऐसा बच्चे ने आगे बहुत उन्नति की और अब आज भी वो बहुत अच्छा कर। तो ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक गार्जियन आया और उसने ये विश्वास ही था कि उसने कहा कि मैडम ये चोरी तो क्या, घर के अलमारी तक तोड़ के चोरी करता है। समझाना तो हमारा कार्य था, समझाते थे। वो बच्चे सब अच्छे निकले। पर मेरा हमेशा कहना यही है कि अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से और बच्चों को प्रेम करते हैं, उनको प्रेम से समझाएं तो वह समझते हैं। हो सकता है कि कभी कभी हमको उनको डांटना भी पड़ा हो, प्रताड़ना भी दी हो, पर हमेशा इसी रूप में दी कि वो आगे जीवन में सफल बने। और यही मुझे खुशी है कि ये दोनों बच्चे जिनका मैं बात बता रही हूँ, ये आगे बहुत अच्छे बने। क्या मुझे और याद है कि जब मैं छोटी क्लास में ही पढ़ाती थी उस समय जी, तो एक बच्चा हमारे यहाँ विद्यालय में मध्यांतर में ज्यादातर बच्चे घर जाते थे, हाँ, क्योंकि परिस्थिति स्थित था। तो एक बच्चा मैं देखती थी, चतुर्थ वादन के बाद मध्यांतर होता था, जी, वह से ही देखता था कि अब समय होने वाला, अपना बैग पूरा तैयार कर लेता था। समझाते समझाते उसको थक गई। एक दिन मैंने सोचा आज इसका बैग ही मैं ऊपर रख देती हूँ, तो देखती हूँ कैसे जाता है। पर जैसे ही वादन बजा, वो अपनी जगह से उठा और भागते हुए कहने लगा, मैडम मेरा बैग देखते रहिए, और वो चला गया। तो सब घटनाएं जब मुझे याद आती हैं तो अभी बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि हमारे बच्चे ऐसे थे, बहुत भोले बच्चे थे। और वो बच्चा भी आज बहुत अच्छी उसमें है। बिल्कुल इसके मैम। अलावा रिटायर होके आई, उसके बाद बच्चों से भी मेरा संपर्क बना हुआ है। कुछ ओह बच्चे वाह, फोन पे बात करते हैं, कुछ बच्चे घर में आए मिलने के लिए। 2-4 बच्चे तो ऐसे भी थे जो सेवानिवृत्ति के बाद मेरे को मिलने आए। हाँ, यहाँ पर मैं एक बच्चे की बात बताना चाहूंगी कि वह जी बच्चा मैम, रुड़की से इंजीनियरिंग पढ़ा, और जब 25 वर्ष पूरे होते हैं तो रुड़की में उनको बुलाया जाता है सिल्वर जुबली के लिए। ओके, तो वह बच्चा आया और क्योंकि वो इंजीनियरिंग के बाद आईईएस में निकला था, ओह वाह, तो आके बैठा। थोड़ी देर के बाद जब वो घर गया, मैं अंदर आई, मैंने देखा कि एक लिफाफा पैकेट वो मेरे घर में छोड़ गया। मैंने वो पैकेट पकड़ा, जल्दी से बाहर आई और उसे आवाज लगाई कि तुम ये पैकेट छोड़ गए हो। तो उस बच्चे ने कहा, मैडम वो पैकेट आपका था, मैं शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाया, पर ओह, आपको नीला रंग पसंद है ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा। बात साड़ी की नहीं थी, पर ये बहुत अच्छा लगा कि उसे 25 वर्ष के बाद भी ये याद था कि मैडम को कौन सा रंग पसंद है। मैम को तो ब्लू कलर पसंद है। ये छोटी छोटी यादें हैं जो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे मेरे ही साथ हैं, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मतलब आपने इतनी लाइफ्स को टच किया है, इतनी लाइफ्स आपने बदली हैं। रिटायरमेंट के बाद आपकी जर्नी कैसी रही? रिटायरमेंट के मंच के बाद मेरी जर्नी सुखद रही। रिटायरमेंट के बाद हमने यहाँ रुड़की में अपने आवास बनवाया, ओके, और उस समय की भी मुझे एक घटना याद है कि पता नहीं उस समय मैं थोड़ा परेशान थी क्योंकि अंकल भी थोड़ा डिप्रेशन में थे, उधर ओह, मकान बन रहा था। जी, तो कोई बच्चा मुझे फोन करता था, उसके पास मेरा फोन नंबर कैसे हुआ आया या क्या कैसे हुआ, पर वो मुझे हर 5वें 6ठे दिन फोन करता था, मैडम मुझे पता आप परेशान है, अगर किसी भी तरीके की परेशानी होगी, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। मैंने बहुत जानना चाहा कि वो बच्चा कौन है, पर आज तक मुझे पता नहीं चला। पर मैं उस बच्चे की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एक मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी बात बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा। है। इस माध्यम से उस बच्चे का पता चलता है, तो मैं बड़ी तुम्हारी नेहा शुक्रगुजार हूँ। मैम क्या बात कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप जो भी हैं आप प्लीज़ मैम से कॉन्टैक्ट करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें, एंड हम सभी की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैम का ध्यान रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है, वर्किंग लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी रहने के बाद रिटायरमेंट
का ट्रांजिशन आपका कैसा रहा? जनरली लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें अपने खाली समय के साथ। हमेशा से ये रहा है कि हो सकता है कि मेरी सोच हो कि लेडीज को अपने घर के काम में भी पूरा मग्न रहना चाहिए, और मैं आज तक अपने घर का काम स्वयं करती हूँ। वाह! उसके साथ ही साथ क्योंकि आदत थी हमेशा से पढ़ाने की, और पढ़ाना एक तरह से मेरा पैशन रहा है, तो मैंने यहाँ बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। और मैं वाओ! उसी दिन सन 7 से और अब तक ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। और जी, ऐसा नहीं केवल 11th-12th को, मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चे आते हैं, चाहे बहुत ज्यादा संख्या में मैं नहीं लेती हूँ, जी। पर उनके साथ रह करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, समय भी अच्छा बीतता है, और उनकी बातें सुन के भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आज के वातावरण को भी ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा समय था, फिर तुम लोगों का समय था, जो आज का जी, समय है, इसमें बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो बिल्कुल मैम। आज के बच्चे बातें सुन के दूसरे विचार प्राप्त होते हैं, और पता चलता है कि आज क्या वातावरण है, वास्तव में वातावरण है। घर के अंदर बैठे रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलता। ये बच्चे आते हैं तो इससे हर कक्षा के होते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का पता चलता है। बिल्कुल मैम। मैम इतने साल तक टीचिंग करने के बाद आप अभी भी बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो ऐसे में क्या इंस्पायर करता है आपको? ये को पता नहीं, मैं अभी सोचती भी हूँ और बच्चों से भी डिस्कस करती हूँ, और अपने परिवार में भी डिस्कस करती हूँ कि क्या ये कोई दैविक शक्ति है कि मैं और चीजें तो भूलने लगी हूँ, कभी कभी कुछ भूल जाती हूँ, कुछ रख के ये, पर अभी तक पढ़ाई के विषय में मुझे ऐसा का ऐसा याद है। और मैंने अपने घर में भी अपने परिवार में कहा कि जिस दिन शायद मैं पढ़ाना छोड़ूंगी तो समझो कि मेरा अंतकाल आने वाला है। ऐसा मत बोलिए मैम। तो मैम पढ़ाई शायद आपके लिए एक ज़िंदगी जीने का ज़रिया और एक वे ऑफ लिविंग बन चुका है कि उसके बिना शायद ज़िंदगी अधूरी है कहीं न कहीं। तो उसके बिना जिंदगी अधूरी है। अभी भी मैं खाने से बैठती हूँ तो पता नहीं क्या गणित की कोई भी पुस्तक लेके बैठ जाऊंगी और उसको लेके पूरा टाइम बिता सकती हूँ, ओह क्योंकि माय मुझे गॉड! अभी भी ज्ञान अर्जित करने का समय कोई नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। और हर वर्ष कुछ ना कुछ आप इन बच्चों से भी सीखते हैं, बच्चे हमें सिखाते भी हैं। बच्चों का अनुभव हमको और सिखाता है और एक्सपीरियंस देता है। किस बैच में कैसा बच्चा आता है वो डिफरेंट होते हैं। आज के युग में बच्चे मोबाइल कंप्यूटर में इतने आगे हो गए हैं कि हमको इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और कई बार मुझसे कहती हूँ भाई सीख के मैं फिर भूल गई, तो जब वो हंसते हैं तो मुझे बहुत लगता है। मैम यही आपकी ह्यूमिलिटी है और ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि हम हमेशा अगर सीखते रहें तो तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सभी से सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। वो बच्चे जो आपसे आज भी पढ़ रहे हैं, आपसे आज भी इतनी बातें सीख रहे हैं, बहुत ही लकी है वो। मैं आपसे एक अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैं +2 में थी, 12th क्लास में थी और आप हमारी क्लास में आए थे और मुझे आज भी वो बात याद है, आपने एक बात बोली थी कि जो भी सीखो, जो भी पढ़ो, अपने बेसिक्स क्लियर रखो हमेशा, तभी उस चीज को अच्छे से सीख पाओगे। ये बात हमेशा मेरे माइंड में रहती है। मैं कुछ भी नया सीखना चाहती हूँ, कुछ भी। अरे अच्छी बात है कि तुम ये समझ रही हो और तुम्हें याद है। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और निष्ठा होनी बहुत जरूरत है, और आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो आप जरूर कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पक्का होगा। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है मैम, हमारी जनरेशन में और आज की जनरेशन में आप क्या चेंजेस देखती हैं? जनरेशन की बात है तो जनरेशन तो मैं अपनी जनरेशन से शुरू करती हूँ। हम जब जी, थे उतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, फिर नेक्स्ट जनरेशन आई, तुम लोगों की थोड़ी सी सुविधाएं प्राप्त हो गई, और आईडीपीएल के बच्चे तो सौभाग्यशाली थे कि उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। जी, और मैं भी अपने को सोचती हूँ कि बड़ी सौभाग्यशाली थी, क्योंकि मैंने सारी एजुकेशन दिल्ली में हुई, तो दिल्ली में फिर भी हमें सुविधाएं प्राप्त थी। और उसी दौरान अगर हमने कुछ सीखना चाहा तो वो सब भी सीखा। जैसे मैंने चाहा कि मैं रशियन भाषा सीखूं, तो मैंने वाओ! उसे भी जमाने में भी सीख लिया था। मेरा अगला क्वेश्चन मैम आपसे ये है, ऐसी कोई स्कूल एक्टिविटी जिसे देखना आप बहुत पसंद करती थी? मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं अपने विद्यालय जब पढ़ती थी उस समय भी मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी। और जी, जब हमारे विद्यालय में होता था
तो तब भी मुझे लगता था कि परफेक्ट होना चाहिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और इसका मुझे बहुत गर्व भी है कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो टीचर्स थे, इंचार्ज थे, वो बहुत अच्छा कराते थे। बिल्कुल मैम। और मैं वहां जाकर के बोलती थी, क्योंकि मुझे थोड़ा ज्ञान था, तो मैं भी उनको बताती थी ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो अच्छा लगता था। तो मुझे सबसे अच्छा वही वो लगता था, या जब बच्चे बहुत अच्छा करते थे पढ़ाई में और पता चलता था कि इन्होंने ये इंजीनियरिंग में निकल गए या मेडिकल में निकल गए या आर्मी में चले गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आर्मी में जाने के लिए तो मैं विशेषकर लड़कों को कहा भी करती थी कि प्रयत्न कीजिए। और वो मैं आज भी कहती हूँ जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ कि आर्मी में जाना बहुत अच्छी बात है। दोनों तरह से आप अच्छे अनुशासित बनते हैं, देश की सेवा करते हैं, और ये मेरा अनुभव है कि बच्चों को जाना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है। मैं एनसीसी में भी थी, पर काश हमारे जमाने में भी अगर लड़कियों को जाने का वो होता तो मैं भी ट्राई करती, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैम अगर आप चले जाते तो हम मिस कर देते ना आपको, अच्छा हुआ। तो समय की बात है। मैम मुझे आज भी याद है कि स्कूल में एनसीसी को भी काफ़ी सपोर्ट किया जाता था, बहुत सपोर्ट किया जाता था और बच्चों को काफ़ी एनकरेज किया जाता था कि आप एनसीसी में पार्ट लो, आप कैंप्स में जाओ, आप सीखो। और हमारे स्कूल में तो जूनियर और सीनियर दोनों बॉयज एनसीसी थी, और गर्ल्स विंग की तो केवल जूनियर ही रही, आगे सीनियर नहीं खुल पाई कारणवश। पर अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा किया उसमें भी। हमारे विद्यालय के बच्चे स्काउट्स में बहुत अच्छा करते थे, प्रेसिडेंट अवार्ड लेकर के आते थे। वाद विवाद प्रतियोगिता बहुत अच्छे थे, वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा करते थे। मैम स्कूल टाइम का कोई मजेदार किस्सा जिसे सोचकर आपको अभी भी हंसी आती है? कभी कभी बच्चे होते हैं आपस में लड़ते हैं, लड़ करके फिर उनके अभिभावक भी आ जाते हैं, अभिभावक प्रेस रिपोर्टर्स को भी लेके आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि लगता है कि क्या होगा, पर सब कुछ शांति से निपट जाता है और बाद में पता चलता है उस बच्चे का ही दोष था जिसने सारी ये जमावड़ा इकट्ठा किया। तो उस समय हमें हंसी भी आती थी कि देखो ना बात थी ना कुछ थी, और इस बच्चे ने कहां से कहां तक इसको पहुंचा दिया। मैम स्कूल टाइम का आपका सबसे फेवरेट बैच? हर बैच में अच्छे बच्चे भी होते थे और शैतान बच्चे भी होते थे। मैंने कभी भी विद्यार्थियों को ये नहीं सोचा कि ये खराब है। शैतान बच्चा है तो उसको भी समझाने की कोशिश की और उसको भी अपना बनाने की कोशिश की। 1983 की बात बताती हूँ कि मेरे को जॉन्डिस हो गया था। और अक्टूबर का आखिरी महीना था, उस समय गन्ना उतना नहीं आता, डॉक्टर ने कहा था गन्ने लाने। तो ये बात हो ही रही थी, बच्चों को पता चला, वो मुझे देखने आए थे। तो तुम्हें पता ही है कि कितना दूर है हमारे आईडीपीएल से छिद्दरवाला। गन्ने लेके आए और जब बाद में रूम में देखा तो इतने सारे गन्ने थे। ये था उनका भोलापन, ये था उनका प्यार। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसी बीच एक और, उसी समय अंकल भी हॉस्पिटल में 2 साल बाद एडमिट हुए। तो एक बच्चे की नौकरी लग गई थी, वो रोज देहरादून जाता था आईडीपीएल से। तो मॉर्निंग में आके रोज सुबह मुझे पूछता था, मैडम देहरादून से कोई दवाई तो नहीं लानी, कुछ लाना तो नहीं है। कहने का मतलब ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और अभी भी मुझे याद आती हैं। इसमें मुझे ये हो सकता है कि कभी कभी मैंने अपने घर के बच्चों को निग्लेक्ट किया होगा। और कभी कभी मैं बच्चों से ही, अपने बच्चों से बोलती हूँ, शायद बेटा मैं बहुत अच्छी माँ नहीं बन पाई। पर वो कहते हैं तू समझती है मम्मी ऐसा, पर मुझे कभी कभी लगता है ऐसा। तो मैम सारे बैचेस की तारीफ करके आपने सबको खुश कर दिया आज। मैं कई बार अभिभावकों से कहती थी कि 10th और 12th के बच्चे एग्जाम देते हैं, आपका तो एक एक दो दो बच्चे होते हैं, हमारे तो सारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं और हम उन सबका रिजल्ट देखते हैं, आप तो उन्हीं 2 का देखोगे। तो हमारे तो सब बच्चे थे और आज भी वो बच्चे फोन करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता वो इतने बड़े बड़े हो गए होंगे। मुझे उसी दृष्टि से देखती हूँ। मैम मुझे भी आज बिल्कुल वो स्कूल वाले स्टूडेंट की फीलिंग आ रही है आपके साथ बात करते हुए। तो मैम स्कूल टाइम में सबसे नॉटी स्टूडेंट कौन था? कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें तो? कोई ऐसा नौटी नहीं था, थोड़ा बहुत तो सब, देखिए हर बैच में कोई ना कोई बच्चा होता था, पर ऐसी कोई वो नहीं थी कि हम कहेंगे बहुत नॉटी था। बस एक मुझे याद है कि एक बैच में शायद वो थे हमारे बच्चे, हमारे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था,
जी। और जब मैं एक दिन क्लास में ऊपर गई, 12th क्लास की बात थी, मैं ऊपर गई तो देखा कि हमारी जो लड़कियां थी वो बड़ी मायूस थी। ओहो! पोल खुलने वाली है आज। हाँ, जब अंदर गई तो मैंने कहा क्या हो गया है? तो कहने लगे मैडम ब्लैक बोर्ड में देखिए। तो मैंने ब्लैक बोर्ड में देखा तो उसमें लिखा हुआ था सांस्कृतिक कार्यक्रम की का विशेष आकर्षण ओह! हथनियों का समूह नृत्य। लड़कों को भी बोल के कहा कि इनसे सॉरी फील करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात आई गई हो गई। जी मैम। मैम, स्टूडेंट्स हमेशा ये जानना चाहते हैं कि टीचर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या टीचर्स भी ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उनके बारे में क्या राय रखते हैं? कभी जब हम स्टाफ रूम में बैठते थे तो ऐसा होता था कि कोई कहता था पता है तुमको बच्चे इस नाम से बुलाते हैं। तो जो हमें भी बुलाते हैं इस नाम से, तो ये तो सबको रहता है कि भाई किसको किस उससे। पर ठीक है, ये तो है, जब हम शायद थे तो हमने भी किया होगा। अभी हर जनरेशन करती है ये। पर मेरा कहना ये कि बुरे उससे नहीं करना चाहिए, बुरे मन से नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक से अगर कोई किसी को करता है तो कोई बुराई नहीं है। शिक्षक वो शिक्षक ही नहीं है जो बच्चों के बारे में बुरा सोचे। एक गुरु ही ऐसा है माता पिता के बाद जो चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा करें और उसको खुशी प्राप्त होती है। मैम, एज़ अ प्रिंसिपल ऐसा कोई मौका जो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट रहा हो? जब भी कोई बच्चा इंजीनियरिंग में निकलता था, मेडिकल में निकलता था, या जैसे हमें बाद में पता चला कि कोई बच्चा आईईएस में निकल गया, कोई आर्मी में निकल गया, तो सारे प्राउड मोमेंट होते थे हमारे लिए। मैं बता रही हूँ ना, घर का एक बच्चा जाता था विद्यालय के तो सारे बच्चे जाते थे, तो हमें बड़ा प्राउड अनुभव होता था, बहुत अच्छा लगता था। मैम, हम सभी आपको एज़ अ प्रिंसिपल, एज़ अ टीचर ही हमेशा जानते हैं, तो आज आपके बारे में हमें कुछ बातें पता चली, आपके कुछ हिडन टैलेंट्स जैसे कि आपने शेयर किया कि भरतनाट्यम आपको आता था और आपने कुछ लैंग्वेजेज़ भी सीखी हैं। सो मैम, कौन-सी लैंग्वेज एक्चुअली आपने सीखी है? मैंने रशियन सीखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप क्या रशियन में कुछ बोलना चाहेंगी? स्पasibo मतलब थैंक यू। ओह! ओके, ओके। मैम, मुझे रिप्लाई नहीं करना आता वापस रशियन में। मैम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, स्कूल प्रिंसिपल रहते हुए आपने स्कूल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, ये तो हम सभी को पता है। तो आपके कुछ स्टूडेंट्स आज अच्छी पोजीशंस पर हैं, लीडरशिप पोजीशंस पर हैं। मैम, क्या आप उन लोगों को कोई लीडरशिप टिप देना चाहेंगी? मैं उन बच्चों को एक ही लीडरशिप वो देना चाहूंगी कि बच्चों जहां भी जैसे भी कार्य कर रहे हो, ईमानदारी निष्ठा से कीजिए। और अगर आप ईमानदारी निष्ठा और सत्यता से कोई कार्य करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं है आप उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचेंगे, निश्चित रूप से उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। कभी हो सकता है कि हम जहाँ कार्य कर रहे हो, आपके ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनसे आपका कुछ मतभेद हो, तो उनसे कभी भी समय लेकर आराम से आपको जो भी परेशानी है या जो भी आपको लगता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप उनको कह सकते हो कि सर हम ऐसा सोचते हैं, या मैडम हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और मेरा सब बच्चों को यही आशीर्वाद है कि आगे से आगे बढ़े, चाहे वो पारिवारिक उसमें हो, चाहे वो किसी भी उसमें कार्यरत हो, आगे की ओर जाए, उन्नति की ओर जाए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वैल्यूएबल टिप। तो मैम, इट्स अ फैक्ट कि फीमेल लीडर्स को ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू मेल लीडर्स, और आप खुद एक बहुत स्ट्रांग लीडर रही हैं। तो ऐसे में आप अपने फीमेल स्टूडेंट्स को क्या लीडरशिप टिप देना चाहेंगी? बेटा अब जमाना बहुत बदल रहा है। आज फीमेल जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए सब सुविधाएं प्राप्त हैं। पर एक बात निश्चित रूप से मैं पहले भी कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ और आगे भी होती रहेगी कि उनको दो मोर्चों पे काम करना होता है, एक घर में और एक जहाँ वो कार्यरत है वहां। दोनों तरफ निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। अपने परिवार को भी ऐसे, परिवार वालों को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जहाँ ये कार्यरत है उसी के ही हो गए रह गए, या जहाँ आप कार्यरत हैं वो ये सोच रहे हैं इसको तो हमेशा अपने घर की ध्यान है। तो दोनों मोर्चों में आपको पहले तो कमर बांध के काम करना है, और दोनों को सक्सेसफुली तभी करेंगे
जब आपको घर वालों का साथ होगा और जहां आप कार्यरत हैं उनका साथ होगा। और साथ तभी होगा जब आप अपने कुछ वो दिखाएंगे कि हम ये दोनों कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये बिल्कुल कम मत समझिए कि हम जो हैं लड़कों से कम है या हम नहीं कर सकते हैं या ये परेशानी। दोनों तरफ फिर वही बात है, आपको उसकी जरूरत है, इच्छा शक्ति की, दृढ़ता की, निष्ठा की और सबको साथ लेने की। जब आप एज ए टीम वर्क, चाहे आपका पारिवारिक जीवन है उसमें चलेंगे, जहां या आप कार्यरत है, टीम वर्क करोगे तो दोनों तरफ आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा अनुभव है जीवन। और एक बात और है, कभी भी अपने को किसी से ज्यादा मत समझिए, अपने को किसी से कम मत समझिए। कम समझने का मतलब ये नहीं हद से लड़ने लगे, मतलब जो है आपके जो सुपीरियर है वो सुपीरियर है, उनको पूरी इज्जत दीजिए। जो आपके नीचे है उनको भी इज्जत दीजिए, उनसे भी प्यार से बोलिए। क्योंकि जब दोनों तरफ आप ठीक रहेंगे, आपका सामंजस्य ठीक रहेगा, तो आप पक्की बात है उन्नति करेंगे, आगे की ओर बढ़ोगे। यही मेरा कहना है और यही मेरा अनुभव है जीवन। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वैल्यूएबल टिप। मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपके बहुत से स्टूडेंट्स आज पेरेंट्स हैं, तो आपके पास उनके लिए क्या एक गाइडेंस होगा कि वो बच्चों को एक बेहतर इंसान और बेहतर स्टूडेंट्स बना सके? तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दादा दादी नाना नानी भी बन चुके हैं, ऐसे भी हैं मेरे पास। और जो है बस उनको एक ही है कि उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो और उनके साथ, क्योंकि देखो आज की पीढ़ी ये चाहती है कि हम उनके साथ लगे। हमारे विचार दूसरे हैं, इनके विचार दूसरे हैं, तो इन बच्चों को पूरा टाइम दे, इनकी सुने और इनको अपने को इनके अनुकूल बनाए, ना कि इनको अपने अनुकूल बनाए। हमको कोशिश करनी है कि हम इनके अनुकूल बने। जब हम इनके अनुकूल बनने की कोशिश करेंगे तो पक्की बात है ये हमारी बात सुनेंगे। इनको अच्छा नागरिक बनाइए, अच्छा देशवासी बनाइए, अच्छे पेरेंट्स बनाइए, बड़ों की इज्जत करना सिखाइए। तो सब कुछ अगर ये इनको सब गुण है तो इनका सर्वांगीण विकास स्वयं ही हो जाएगा। और मैम मुझे एक बात आपकी हमेशा याद है, आप हमेशा ये बोलती हैं कि भारतीय संस्कृति को बच्चों उसको हमेशा आगे बढ़ाओ और बच्चों को ये सिखाओ। भारतीय संस्कृति को तो बढ़ाना ही चाहिए। मैं तो क्योंकि अभी भी सोचती हूँ कि हम जो यूरोपीय शब्द सभ्यता को ले रहे हैं वो कोई शायद हमारे अनुकूल नहीं हो सकता है, मेरी सोच गलत हो, पर भारतीय संस्कृति तो अभी भी सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति के बराबर तो कुछ नहीं। तो भारतीय संस्कृति को तो सिखाना ही चाहिए और अपने रीति रिवाज, जो हमारे त्योहार हैं उनकी क्या उपयोगिताएं, ये सारी सिखानी चाहिए। जो चली आ रही हैं मान्यताएं उनको उन बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, हमें भुलाना नहीं चाहिए उनको। पाश्चात्य सभ्यता की अच्छी चीजें सीखिए और बाकी मत सीखिए। पर आज मुझे लगता है कि हमारे बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की ओर बहुत बढ़ रहे हैं और इसकी जरूरत है हमको अपने दिखाने की कि भारतीय संस्कृति सर्वोपरि है, भारतीय संस्कृति पे हम है। नेहा, तुमने जो ये कार्यक्रम कर रही हो बहुत अच्छा है, भगवान करे अच्छे से फलीभूत हो, आगे तुम अच्छी सक्सेसफुल हो, सफलता हो। मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, आखिर में अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई संदेश? सुखी रहे, मंगलमय रहे, आगे की ओर बढ़ते रहे, शतायु हो, बस यही मैं कह सकती हूँ अपने बच्चों को और हमेशा उनकी कामना करती हूँ। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am, for your valuable time and your advice. I'm sure, ma'am, आप मेरे ही नहीं बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स के रोल मॉडल हैं। और मैम आपसे बात करते हुए आज मुझे वाकई में लगा मैं स्कूल में पहुंच गई हूँ और वापस से वो स्टूडेंट बन गई हूँ आपके आगे। और मैम बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा। मैंने एंजॉय किया। थैंक यू। थैंक यू मैम, इसी तरह आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। स्नेह है, आशीर्वाद है पूरा तुम लोगों के साथ। थैंक यू मैम। ओके।